नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। आरएस 2020 मतलब जो 21 में आएगी उसके लिए हम सभी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी आरपीएससी के एग्जाम है उनके डेली करंट अफेयर्स को मैं हमारी इस कक्षा में कवर कराता हूं। तो अंत तक बनी रहिए और जो कुछ आज की ताज़ा खबरें हैं उनके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कीजिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं दिनांक 27 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स की। जैसा कि हम हमेशा गीता के ज्ञान से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जीवन का जो असली सार है वो इसी गीता ज्ञान में है। तो हम बात कर रहे थे लगातार कि किस तरह से जो है हम अपने आप को कर्म करते हुए भी कर्म के पाप से मुक्त रख सकते हैं। पिछली कक्षा में हमने इस पर बात की। आज की कक्षा में मैं आपको कुछ उससे आगे बताना चाहूंगा। तो इसमें लिखा है दोस्तों, कायेन मनसा बुद्धया केवलैर इंद्रियेरपि। देखो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन शब्द दिया गया है, बहुत लंबा है। इसको आप तोड़िए तो ये कुछ ऐसा होगा, केवलई है, उसके बाद में इंद्रिये अपि। शब्दों का बहुत ही संस्कृत में बेहतरीन प्रयोग होता है और शब्दों की एक मतलब विशिष्टता को यहाँ पर दर्शाया जाता है। एक चमत्कारिकता जो है आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको केवलई शब्द से आप सोच रहे होंगे केवल, ये केवल नहीं है। दरअसल केवलई का मतलब है किसी चीज से मुक्ति पाना। ठीक है, एक तरह से जो सामान्य अर्थ हम लेंगे यहाँ पर, वो केवलई का अर्थ क्या है? किसी चीज से मुक्ति पाना। और दोस्तों याद रखिए कि मुक्ति आपको तभी मिलेगी जब आपके पास ज्ञान होगा। अगर राग और द्वेष से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको राग और द्वेष को समझना होगा और उसको त्यागने से जो लाभ होने वाले उनको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो भगवान कहते हैं केवलई। केवलई कौन है? जो कायेन मनसा बुद्धि और इंद्रिय। काया हमारा शरीर, मनसा हमारा मन, बुद्धि हमारी बुद्धि, जो विवेक हम विचार सोचते करते हैं, और हमारी इंद्रियां, इन सभी से जो व्यक्ति केवलई है, केवलई मतलब जिसने उसको त्याग दिया है, उनसे जो संबंध है उसका विच्छेद कर लिया है। केवल्य शब्द आपने सुना होगा कई बार, केवल्य की प्राप्ति हुई, सुना है ना, केवल्य की प्राप्ति हुई, तो वो केवल्य वही है। ठीक है, आगे लिखा है योगिन है कर्म कुर्वन्ति संघम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। बहुत ही अच्छी बात। संगम मैंने आपको बताया था, संग किसी चीज का साथ। ठीक है, अर्थात किसी भी साथ को त्याग करके, किनसे? इन सभी से, इन सभी से साथ को त्याग करके योगी व्यक्ति कर्म करते हैं। योगिन है, जो योगी व्यक्ति होते हैं वे कर्म करते हैं। क्यों? आत्मशुद्धये, अपनी शुद्धि के लिए, अपने मन की शुद्धि के लिए, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। शरीर, मन और बुद्धि और इंद्रियों से केवल कर्म करता है कोई भी व्यक्ति। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा त्याग कर दो। आप अपनी काया, अपने मन, बुद्धि, इनका प्रयोग जरूर करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य होता है वो है हमारे अंतःकरण की शुद्धि। और अंतःकरण की शुद्धि तभी होगी जब आप कर्मों से राग और द्वेष जो है उसको खत्म कर दें। दोस्तों आप कर्म को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आप कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं हैं। इस बात का पता भी तभी चलेगा जब आप कर्म करते हो। मतलब मान लो आप कमाने जाते हो कहीं पर भी, ठीक है, रोज कुछ काम करते हो और उस काम को करने के दौरान शाम को आपको कुछ पैसा मिलेगा, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, फिर आप एक दिन क्या करते हो? आप काम करना ही छोड़ देते हो कि नहीं यार, मुझे वो इच्छा रखनी नहीं है पैसा कमाने की। तो क्या आपको पता चल पाएगा कि क्या वाकई में कर्म करते समय आपकी वो पैसा कमाने की इच्छा है या नहीं है? इस चीज को समझना। मतलब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं अभी, है ना, और पढ़ाते पढ़ाते मतलब मेरी इच्छा रहती है कि आप सभी जो है मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, और फिर मैं लास्ट में छोड़ देता हूं कि नहीं मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या मुझे पता चल पाएगा कि मेरा जो पढ़ाना है वो आपके लाइक करने से जुड़ा है या नहीं जुड़ा? इस चीज को समझना। तो वैसा ही है, आपका जो भी कर्म हो वो आपके उस फल से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका पता भी तभी चलेगा जब हम कर्म करेंगे। तो कर्म को त्यागा नहीं जा सकता, कर्म फल को त्यागना पड़ता है। और योगी जो व्यक्ति होता है वो जब कर्म करता है तो वो अपनी सभी इंद्रियों का, शरीर का, मन का, बुद्धि का, सबका प्रयोग करता है, लेकिन वो केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए होता है। वो किसी कर्म फल की प्राप्ति या उनमें राग द्वेष के लिए नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आज का, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हॉर्टिकल्चर जो है वो एक बहुत ही विशेष पेशा है और कृषि क्षेत्र में लगभग 32% योगदान हॉर्टिकल्चर का होता है। बागवानी के अंदर आपके बहुत से फल
और सब्जियों से युक्त जो पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको उगाया जाता है और उनसे आय भी बहुत अच्छी होती है किसानों की। तो बागवानी के अंतर्गत एक जो है ये संस्थान है हमारा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, उसका एक बीज पोर्टल है जिससे हमें बेहतरीन बागवानी के लिए उपयोग किए जाने वाले बीजों की जानकारी मिलती है। इस बीज पोर्टल को हाल ही में एक बैंक ने कृषि ऐप, उसकी जो एक कृषि ऐप है उसके साथ एकीकृत किया है, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं जो उस ऐप पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, जहां से उनको आर्थिक मदद बैंक द्वारा दी जाती है और जानकारी मिलती है, उसके साथ साथ उनको अच्छे बीज भी मिल सके। तो यह है आपका एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक का जो योनो कृषि ऐप है, योनो ऐप आप सभी ने सुना होगा, तो योनो कृषि ऐप का इंटीग्रेशन किया गया है हाल ही में किसके साथ में, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के बीज पोर्टल के साथ में। इससे क्या लाभ होने वाला है दोस्तों, इससे क्या होगा, इससे न केवल किसानों को अच्छा बीज मिलेगा, सही स्थान से मिलेगा, ऐसा नहीं नकली बीज मिल जाए, जो भी बीज है उनकी क्वालिटी गुणवत्ता बेहतर होगी, वे प्रमाणित बीज होंगे। तो प्रमाणित बीज हर किसान तक पहुंचे, जिनसे उनकी उत्पादकता बढ़े, उत्पादकता बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा और उससे आमदनी बढ़ेगी। ठीक है, तो उनको बहुत से लाभ होंगे, जैसे कि बीज खरीदी करना, सरकारी योजनाएं और बैंक की सुविधा, ये सब डिजिटली उनको मिल पाएगा। जैसा मैंने बताया, बागवानी का कृषि क्षेत्र में 32% योगदान है और इसे और बढ़ाने की भी जरूरत है। बागवानी में क्या है कि वाजिब मूल्य बहुत मिल जाता है, जब फसल आती है तो ज्यादातर मामलों में उनको अच्छा मूल्य उसमें मिल जाता है और लाभ भी ज्यादा होता है। ये जो एप्लीकेशन है योनो कृषि ऐप, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, तो देश भर के बहुत से किसान इसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर कृषि मंडी में जो भाव चल रहे हैं उनका भी लाभ मिलता है और कृषि मित्रा, इस तरह से बहुत सी अलग अलग तरह की जो सुविधाएं हैं इस कृषि ऐप पर मिलती है। तो अब बीज पोर्टल के इससे जुड़ने से किसानों को उन्नत क्वालिटी के प्रमाणित बीज भी प्राप्त हो पाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। हमारा संस्कृति मंत्रालय जो है उसी के अंतर्गत हमारा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी सभी प्रकार की प्राचीन ऐतिहासिक संस्थानों के संरक्षण का काम करता है। उसने अपने समस्त जो कार्य क्षेत्र है उसको अलग अलग सर्कल्स में बांटा हुआ है। ठीक है, और हाल ही में उसने कुछ नए सर्कल्स की घोषणा की है, तो टोटल 7 सर्कल जो है नए घोषित किए गए हैं। इससे पहले हमारे जो संस्कृति जो पुरातात्विक सर्वेक्षण है, इसके 24 सर्कल और 3 मिनी सर्कल थे। तो 24 तो क्या थे, सर्कल, और 3 क्या थे, मिनी सर्कल। अभी क्या किया है उन्होंने, अभी उन्होंने 7 नए सर्कल लाए हैं, तो उनमें से एक तो इन्होंने इधर मिनी सर्कल को अपडेट किया है और नए 6 लिए हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए यहां पर 31। ठीक है, तो टोटल उसके 31 सर्कल हो गए हैं। और ये जो मिनी सर्कल है इनमें अब 2 बचते हैं, एक तो उसका दिल्ली वाला सर्कल बचता है, ठीक है, और एक उसका सर्कल बच जाता है आपका लेह लद्दाख वाला। इसके अलावा जो आपका हम्पी वाला सर्कल है वो मिनी सर्कल था, जिसको अभी बढ़ा करके क्या कर दिया है, पूरा कंप्लीट सर्कल के रूप में डेवलप कर दिया है। तो आप देख सकते हैं संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के 7 नए सर्किलों की घोषणा की है। संस्कृति मंत्रालय ने स्व घोषणा के साथ कलाकृतियों के पंजीकरण के साथ साथ पुरातात्विक स्मारकों के संरक्षण और पंजीकरण की प्रक्रिया को मजबूत बनाने का भी कदम उठाया है, क्योंकि जितने ज्यादा सर्कल होंगे वहां पर उतना ज्यादा जो है डिजिटली चीजों को अपडेट किया जा सकेगा। ये नए सर्कल मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में बनाए गए हैं। त्रिची कर्नाटक में, ठीक है, रायगंज पश्चिम बंगाल में, राजकोट गुजरात में, जबलपुर मध्य प्रदेश में, झांसी उत्तर प्रदेश में और मेरठ, ठीक है, ये नए सर्कल है। कर्नाटक में हम्पी शहर जो है उसको मिनी सर्कल से पूर्ण सर्कल बना दिया गया है। ठीक है, और राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पर जयपुर और जोधपुर 2 सर्कल वर्तमान में उपलब्ध है। तो आपके राजस्थान में एएसआई के 2 सर्कल है, एक जयपुर में है और दूसरा जोधपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इतिहास की सारगर्भित जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं और वो भी बहुत कम रुपयों में, ठीक है, हमारा 499 रुपए का कोर्स है जो कि अवेलेबल है आपकी एप्लीकेशन पर। तो दोस्तों ये हमें प्रमोट करता है और इसके साथ साथ प्लेटफॉर्म को चलाने में भी हमारी मदद करता है। मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि न्यूनतम दरों पर जो है आपको बेहतरीन शिक्षा मिले, और लगभग 50 के करीब क्लासेस वाला ये कोर्स है। ठीक है, 50 से ज्यादा आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स और उनके पीडीएफ मिलेंगे। इसके अलावा हर एक सेक्शन के बाद में आपको टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो जब हम कंप्लीट पढ़ लेंगे उसके बाद में आपको रिटर्न में टेस्ट मिलेंगे, जिनको आप प्रिंट कर सकते हो, उनको आप ट्राई कर सकते हो और उसके बाद उसको वापस से आप हमें डिपॉजिट कर सकते हो। आप एक दिन में कभी भी किसी कोर्स को नहीं पढ़ सकते हो,
इसके लिए आपको लगातार निरंतर प्रयास करने होते हैं। तो आज ही आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि छात्रों में इंडियन हिस्ट्री को लेकर बड़ा डर बना रहता है। ठीक है, तो उस डर को अगर आप निकालना चाहते हो और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन अगर प्राप्त करना चाहते हो, जिसमें डेडिकेटेड आपको हर एक पहलू को छुआ जाएगा और मेंस में कैसे प्रश्न लिखे जाते हैं, मेंस में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको देख करके आपको जो है पूरी की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। तो अर्लीस्ट टाइम से लेकर के 8वीं सेंचुरी तक का ये हमारा कोर्स है। आज ही ज्वाइन करें और प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ने में भी हमारी मदद करें, ताकि हम मोटिवेटेड रह करके इस काम को आगे बढ़ा सके। हम कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि गुणवत्ता के मामले में हम बिल्कुल भी समझौता नहीं करते हैं। चलिए, इसके अलावा एसीएफ एफआरओ के जितने भी छात्र हैं वो अंतिम समय में भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, और बहुत से कोर्सेज जो हमारे अवेलेबल हैं, आइदर वो एनवायरमेंटल साइंस हो, इंग्लिश हो, आर्ट एंड कल्चर हो, इंडिया और राजस्थान की इकोनॉमी हो, या इकोनॉमिक रिव्यू सर्वे पर टेस्ट सीरीज हो, इन सभी का फायदा आप ले सकते हैं। चलिए, इसके अलावा आरएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए है। तो अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट 30 तारीख को होने वाला है। जो भी छात्र पुराने टेस्टों के साथ नया देना चाहते हैं वो वहां पर उनको अवेलेबल है। तो आज ही जाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और आरएस जंक्शन के नाम से ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। राज्य के निम्नलिखित में से किन जिलों में हाल ही में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? नए मेडिकल कॉलेज बनके तैयार हुए और उनका उद्घाटन किया गया है। तो आंसर होगा हमारा बी, भीलवाड़ा तथा भरतपुर में हाल ही में कल जो है 2 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। तो इस पर हम थोड़ी सी डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान में 2 नए मेडिकल कॉलेज में और 3 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक ये चालू किए गए। तो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक तो पहले से कोई अस्पताल है, उसी में एक स्पेशल किसी विशेष क्षेत्र में इलाज देने वाला सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है। और मेडिकल कॉलेज का मतलब है अस्पताल पहले से था, लेकिन अब वहां पर शिक्षा का काम भी होगा। तो राजमाता विजय राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा में है, और भरतपुर मेडिकल कॉलेज, इनमें जो जिला अस्पताल थे उनको मेडिकल कॉलेज बना दिया गया। जबकि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आपके कोटा में, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर में, रविन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज उदयपुर के साथ जोड़ा है। तो 3 ये हो गए। टोटल मिलाकर 150 करोड़ रुपए का निवेश मेडिकल कॉलेज में प्रत्येक में, और कुल मिलाकर के 828 करोड़ रुपए इसमें निवेश किए गए हैं। राज्य के लिए अभी तक नए 23 मेडिकल कॉलेज मंजूर हुए हैं। तो 7 तो पहले चरण में किए गए थे, दूसरे चरण में 1 और तीसरे चरण में 15 मेडिकल कॉलेज जो हैं अभी तक इसमें दिए गए हैं, और कुल मिलाकर 33 में से 30 जिलों में अभी तक मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, अभी हमारे केवल 3 जिले राजसमंद, जालोर और प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति नहीं मिली है। मैं ये नहीं कह रहा हूं स्थापित हो गए, मैंने स्वीकृति की बात की है। तो अब 30 जिलों में अभी हमारे मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिल चुकी है। बड़ी तेजी से पिछले 2 सालों में इसके लिए काम किया गया, और इसमें हमको सफलता भी मिली। नीति आयोग द्वारा कल एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका नाम है निर्यात तैयारी सूचकांक। अर्थात किसी राज्य में स्थानीय स्तर पर जो उत्पाद निर्मित होते हैं या जिन उत्पादों का खनन किया जाता है, उन उत्पादों को निर्यात करने के लिए कितना सिस्टम तैयार है, कितने सुविधाएं, अवसंरचनात्मक सुविधाएं उनको दी गई है, इसको लेकर के 2020 की रिपोर्ट आई है। आपको बताना है भूमि से घिरे हुए राज्य, अर्थात जो लैंड लॉक्ड हमारे राज्य, क्योंकि देखो अगर कोई राज्य है जैसे कि महाराष्ट्र है, आपका केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, इन राज्यों के साथ क्या है, इन राज्यों की सीमा जो है समुद्र तट से लगती है और निर्यात वहीं से होता है। तो इनको तो वैसे ज्यादा जो है प्रमोशन है और इनको ज्यादा सुविधाएं भी है। लेकिन ऐसे राज्य जो लैंड लॉक्ड अर्थात जिनका समुद्र से कोई संबंध नहीं है, उन राज्यों में किस राज्य का सबसे प्रदर्शन अच्छा रहा है? आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान जो है उसने निर्यात तैयारी सूचकांक में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। राजस्थान में दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ पर कार्गो एयर कॉम्प्लेक्स है जयपुर में, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर शुष्क बंदरगाह भी है, एक तो जोधपुर में है, ठीक है, और एक आपके भिवाड़ी में भी है, ठीक है। वहां पर शुष्क कंटेनर डिपो, शुष्क बंदरगाह किसको बोला जाता है? जहां से आप किसी बंदरगाह तक सामान पहुंचाने की व्यवस्था करते हो, वहां पर आप सभी सामान को इकट्ठा कर लेते हो, फिर रोड के माध्यम से बंदरगाह तक पहुंचाते हो, ठीक है। और इसके अलावा बहुत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए गए हैं जो सीधे सीधे निर्यात को बढ़ावा देने का काम करते हैं। निर्यात संवर्धन की 2 परिषद हाल ही में हमारे यहाँ पर बनाई गई नवंबर 2019 में, उसके बारे में भी मैंने आपको चर्चा की थी। बहुत सी चीजें हैं तो रिलेटेड है एक दूसरे से, इसलिए मैं बीच बीच में आपको बता देता हूँ। तो बात आ सकती है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में निर्यात का क्या महत्व है, ठीक है, और बाकी चीजें। तो यहाँ से आप आंकड़े दे सकते हो ना, मेंस में बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने जो है प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान की साझेदारी में आज निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी की। 4 स्तंभ है।
सबसे पहला तो पॉलिसी, क्या आपके यहाँ पर अच्छी निर्यात पॉलिसी है? बिल्कुल है हमारे यहाँ पर। दूसरा होता है आपका व्यवसाय परितंत्र, परितंत्र मतलब इकोसिस्टम और व्यवसाय मतलब बिजनेस, बिजनेस इकोसिस्टम। तीसरा है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और चौथा है एक्सपोर्ट डिस्पोजल। ठीक है, ये 4 स्तंभों पर आधारित है, 4 मेन पिलर्स हैं जिन पर ये आधारित है और 11 सब पिलर्स हैं जिसमें निर्यात संवर्धन नीति, इंस्टीट्यूशनल जो भी आपका संरचना है, व्यावसायिक वातावरण एनवायरमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, परिवहन संपर्क रोड से आपका ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कैसी है, फाइनेंशियल जो भी आपको सुविधाएं हैं जितनी भी वो कैसी है, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जो भी आपका व्यापार है बिजनेस के लिए हेल्प जो भी आप दे रहे हो वो कैसी है, रिसर्च और डेवलपमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब हमारे बहुत से इंस्टीट्यूट्स और जो सब काम कर रहे हैं वो आपका कितना डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट है, किसी एक पर तो डिपेंड नहीं है, कहीं मार्केट में कुछ गड़बड़ हो जाए, और डेवलपमेंट से ये कितना रिलेटेड है, अनुकूलन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कितना ये जो है सपोर्ट करता है। ये 11 स्तंभ है, 4 स्तंभ और 11 उप स्तंभों पर यह आधारित है। कुल मिलाकर के अधिकांश तटीय राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये 3 टॉप है और शीर्ष 10 की रैंकिंग में 8 में से 6 तटीय राज्य ही होंगे, डेफिनेटली होंगे क्योंकि उनको ज्यादा बेहतर अनुकूल सुविधाएं प्राप्त है। लैंडलॉक्ड राज्यों में राजस्थान सबसे बेस्ट है और उसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ है जिसमें त्रिपुरा और हिमाचल दूसरे तीसरे पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सर्वश्रेष्ठ है। तो ये अलग अलग रैंकिंग्स जो है यहाँ पर जारी की गई है। चलिए क्रिकेट की बात करते हैं। ओके, यहाँ पर ये तो हमने शायद कल पढ़ लिया था, हाँ ये हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है चलो कोई बात नहीं है, ये प्रश्न रह गया तो एक प्रश्न हमारा एक्स्ट्रा हो गया। चलिए मैं कल करवा दूंगा उस प्रश्न को जो भी छूटा है हमारा, ठीक है। मैंने एक प्रश्न जो है बनाया नहीं है, तो यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स को मैं समाप्ति दूंगा और यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी तैयारी पर ध्यान दें, रिवीजन पर बहुत ध्यान दें और आपके जुलाई और अगस्त की भी जो है मैं करंट अफेयर्स की बुक तैयार कर लेता हूँ और वो आपको 30 तारीख या 31 तारीख को जो है एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो जो SCF की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके अभी के करंट लेटेस्ट जो है वो भी कवर हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें क्योंकि आपका सहयोग हमारे साथ होना चाहिए ताकि मेरा पूरा सहयोग आपके साथ बना रहे। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।